जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मोदी और शाह को घुटनों पर लाकर नीतीश कुमार ने दे दिया इस्तीफा। 20 नवंबर बजे नीतीश का शपथ। मगर बिहार से यूपी तक कैसे हलचल, जिसमें योगी के माथे पर आ गए बल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी शर्तें थी नीतीश कुमार की जिसको मानने में मोदी और शाह आनाकानी कर रहे थे, मगर आखिर में दोनों ने सरेंडर कर दिया। आखिर नीतीश ने मोदी और शाह को किस तौर पर, किस रणनीति के तहत घुटने पे ला करके राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, जबकि 17 नवंबर को राज्यपाल के पास जाने के बावजूद नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया था। तो अब जबकि चंद घंटों के बाद 20 नवंबर को ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का होगा, तो इस बीच में यूपी की सियासत पर इसका किस तौर पर असर पड़ता दिख रहा है। योगी क्यों परेशान है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले बिहार में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार जब पहुंचे, तो नीतीश के साथ साथ जेडीयू के साथ साथ दूसरे जो दल थे वहां पर सब तो नॉर्मल थे, मगर नीतीश के साथ जेडीयू के नेताओं की सांसें थोड़ी सी अटकी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि जब तक नीतीश कुमार को एनडीए के विधायक दल का नेता ना चुन लिया जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इतिहास में देखा गया, राजस्थान में पर्ची निकली, वसुंधरा देखती रह गई। मध्य प्रदेश में पर्ची निकली, वहां शिवराज सिंह चौहान देखते रह गए। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लाना हो या फिर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बिठाना हो, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। भजन लाल शर्मा के साथ यही हुआ। विष्णुदेव साय को कोई नहीं जानता था, मगर अचानक जो फैसला लिया गया उसमें हर कोई हैरान था। ऐसे ही हैरानगी की खबरों के बीच में नीतीश कुमार की सांसें उस वक्त बराबर हुई जेडीयू के नेताओं की, जब उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों, अब से चंद घंटों के बाद में सर्वसम्मति से जो उनके नाम पर मोहर लगी है, उसका एग्जीक्यूशन 1:30 बजे गांधी मैदान में देखा जाएगा। जिस गांधी मैदान में ऐतिहासिक तौर पर 2 बड़े मंच बनाए गए, 150 मेहमानों के निमंत्रण भेजे गए हैं। दोस्तों, अब जबकि राज्यपाल के पास नीतीश कुमार ने पहुंच करके इस्तीफा सौंप दिया, विधानसभा भंग हो चुका है। कल 25 से 30 फिर से नीतीश का नया युग शुरू हो रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में पर्दे के पीछे की कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो वक्तन फौक्तन निकल करके सामने आएंगी। लेकिन जो इस बीच में आज जो हलचल हुई दोस्तों, ताजा वो आपको जल्दी से बता देता हूं, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं। इससे पहले सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सम्राट चौधरी और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को फिर से चुना गया। बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि नीतीश के साथ साथ कौन लोग शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, मंत्रिपरिषद के लोग शपथ लेंगे। कार्यकाल चूंकि बिहार विधानसभा का 22 नवंबर को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार का गठन हो ही जाना है। इस वक्त जो मुझे जानकारी मिल पा रही है, बीजेपी के कोटे से 15 से 16 मंत्री, जेडीयू के कोटे से 14 मंत्री की संभावना है। चिराग के भी 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। इस बीच में मंत्रिपरिषद के लिए नामों की एक लिस्ट भी सामने आई है दोस्तों, जो कि इस वक्त मेरे पास है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के कोटे से कौन कौन से लोग मंत्री बन रहे हैं। उसके बाद जेडीयू के कोटे के मंत्रियों के बारे में बताता हूं। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें बीजेपी के मंत्रियों की जो नाम है वो इस तरह है: सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा। उधर चिराग पासवान ने भी दोस्तों एनडीए में 2 मंत्री पद और 1 डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी थी, मगर डिप्टी सीएम पद चिराग पासवान को फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है मिलना मुश्किल है। लेकिन यहां तो हर कोई फैसले चौंकाने वाले हो सकते हैं। अगर चिराग की पार्टी की तरफ से एक शख्स उप मुख्यमंत्री की शपथ ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अब ऐसे में चिराग ने अपनी बहनोई और अरुण भारती का नाम बढ़ाया है, कहा यह जा रहा है। विधानसभा में इस बार 19 सीटें वो जीते हैं। उधर नीतीश की जेडीयू से मंत्रियों की जो लिस्ट है मेरे पास, उसके हिसाब से आपको नाम बताऊं तो उसमें नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी,
रत्नेश सैयद, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शाली मंडल, मोहम्मद आजम खान यानी कि एक मुस्लिम भी, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और आकाश चौधरी। मगर दोस्तों, इस बीच में उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तौर पर हलचल है, योगी के माथे पर बल क्यों है, मैं उस पर आता हूं। उससे पहले आपको एक बार फिर से अपडेट कर दूं विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े, जाते जाते आपको बता देता हूं। पहली बार एनडीए में सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी। 85 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया, यानी कि 43 से 85 सीटों का सफर जेडीयू ने बड़ी आसानी से तय कर लिया। कुल 202 सीटें जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन को महज 35 सीटें मिली, आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6 सीटें, आईएआईएम को 5, बीएसपी की 1 सीटें। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में 14 तारीख से लेकर 19 नवंबर के बीच में जो उठापटक की खबरें सामने आई, जिस तरीके से बिहार का लिंक महाराष्ट्र से निकला, बिहार में शपथ से पहले महाराष्ट्र में जो हलचल तेज हुई, जिस तरीके से शिंदे और फडणवीस के बीच दरार बढ़ती हुई दिखाई दी और लेकर के उसके एक्टिव होने की बात कही, और पर धड़कने दोनों ही खेमों की बढ़ी हुई हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के खेमे की धड़कन हो या फिर मोदी और शाह की बीजेपी वाले खेमे की धड़कन। क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कस्में खाई, बावजूद इसके उनके फैसले क्या रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी और शाह ने जो प्लानिंग तैयार की है, उसमें माना जा रहा है कि इस बार शाह ऑपरेशन लोटस के जरिए कुछ ऐसा प्लान एक्टिवेट किए हुए हैं जिसमें नीतीश के पास किसी भी तरह का कोई चारा बचे नहीं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, बिहार में 200 सीटें लाना एनडीए के लिए और 101 सीट में 89 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए अपने आप में ऐतिहासिक क्षणों में से एक है। मगर एक सवाल जो तेजी से उभर रहा है कि बिहार जैसा परिणाम क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब लाने की कोशिश में जमीन पर एक्टिवेट कर चुकी है, कैसे भी करके? तो दोस्तों, इसका जवाब तभी समझ आ सकता है जब दोनों राज्यों की राजनीति, समाज, चित्र, गठबंधन, विपक्ष, मतदाताओं की मानसिकता को गहराई से और फिर इस बीच में एजेंसियों और चुनाव आयोग को आप समझें। बिहार उत्तर प्रदेश दिखने में भले पड़ोसी हो, मगर राजनीतिक स्वभाव, सामाजिक संरचना, विविधता, विपक्ष की शक्ति, चारों ही स्तर पर दोनों दुनिया बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों राज्यों का आकार और सामाजिक राजनीतिक गठन एक दूसरे से भिन्न है। बिहार अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जहां 243 विधानसभा की सीटें, जहां की राजनीति मुख्यतः बड़ी जातियों समूहों जैसे यादव, कुर्मी, कुशवाहा, भूमियार, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है। इन जातीय समूहों की क्षेत्रीय बस्तियां साफ, जिनमें वोट का व्यवहार अक्सर स्थिर या समूह आधारित होता है, और इसी कारण बिहार एक सूत्रीय या एक बड़े सामाजिक गठजोड़ को साधने वाला फॉर्मूला पूरे राज्य में प्रभावी हो जाता है। मगर इसके दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश एक विशाल, विविधतापूर्ण, लगभग 6-7 अलग सूबों जैसा राज्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जाट, मुस्लिम, गुर्जर समीकरण पर, रोहिलखंड में मुस्लिम, ओबीसी, दलित समीकरण, अवध में लोध ब्राह्मण की मिश्रित राजनीति, पूर्वांचल में भोजपुरी समाज, राजभर, निषाद और यादव समूह सक्रिय हैं, बुंदेलखंड से प्रभावित है, और इन सभी क्षेत्रों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, हर दल का अलग अलग प्रभाव है। यहां पर किसी एक चाबी से पूरी तालाबंदी होती नहीं, और यही वजह है कि बिहार जैसा सीधा और साफ राजनीतिक फार्मूला उत्तर प्रदेश में ज्यों का त्यों लागू नहीं हो सकता। मगर इस वक्त राजनीतिक जानकारी बताते हैं कि बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सबसे प्रमुखता से है, और आज प्रदेश में बिहार से बड़ी बंपर जीत के लिए बीजेपी अभी से करना शुरू कर चुकी है। मगर चूंकि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई के बीच में बहुत सारी ग्रे लाइंस हैं, इस नाथ के माथे पर अभी से परेशानी और मुश्किल के बल साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बिहार में जिस नए युग की शुरुआत 25 से 30 नीतीश कुमार ने कर ली है, और ऐसे में चंद घंटों के बाद 1:30 बजे जब शपथ वो ले लेंगे, तो फिर आने वाले दिनों में खासतौर पर एक साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि धड़कनें दोनों ही खेमों की जिस अंदाज में बढ़ी हुई हैं। प्लान बी अगर नीतीश के पास है तो ऑपरेशन लोटस जैसा ब्रह्मास्त्र अमित शाह के पास। ऐसे में इंतजार करना होगा कि आगे के एक साल में किस तौर पर गतिविधियां पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे देखने को मिलती हैं। आप क्या सोचते हैं? लिखें।